गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया है, आई होप सो। आज हमारा लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। लेक्चर 9 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। पिछले लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन कर रखा था। आज हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। आज हम देखेंगे, देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लक्षण क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी खास बात क्या है, उस चीज को देखेंगे। और उसके बाद हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज देखेंगे। डिसएडवांटेज क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन, क्यों हम लोग घरों में सीरीज कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते हैं, हम लोग क्यों पैरेलल ही यूज करते हैं, इस बात को आज हम लोग जानेंगे। उसके बाद हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, और इसी को हम लोग यूज करते हैं अपने डोमेस्टिक यूज के लिए घरों में, क्यों करते हैं इसको बताएंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज क्या है, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 9 है, और आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये सब बहुत सी चीज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करें, इसको मिटा दें। तो आज का टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, आज हालांकि सब टॉपिक है आज ही का है। पहला टॉपिक हमारा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने पिछले लेक्चर में सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है, एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं उसको, देखते हैं क्या होता था। तो याद कीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था कि सारे रेजिस्टर को इस प्रकार से जोड़ा जाता था कि जो भी करंट फ्लो होगा वो सबसे इक्वल जाएगा। ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें प्रत्येक रेजिस्टर से करंट जो है इक्वल जाए। पोटेंशियल इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता, यही ना पढ़ा था हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में। जैसे हमने 3 रेजिस्टर्स यूज किया था, ये R1 और ये हमारा दूसरा R2 और एक तीसरा R3, और इसको हमने एक सेल से ज्वाइन कर रखा था, और यहाँ स्विच लगाया जाता था। तो जैसे ही स्विच ऑन कीजिएगा, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से हाई टर्मिनल से हाई पोटेंशियल वाले टर्मिनल से करंट आई निकलेगा, और वो करंट इधर से जाएगा, इधर से और इस तरह से आई हमारा वापस नेगेटिव टर्मिनल में प्रवेश कर जाएगा। तो देखिए, जो भी करंट यहां से निकला वो पूरा का पूरा करंट इससे गया, इससे भी गया, इससे भी गया, यानी कि करंट सब में बराबर गया है। हाँ, पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है। यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए V1 हो जो होगा वो I इंटू R1, और यहाँ का V2 जो है वो I इंटू R2। करंट तो सब में सेम है, तो सब में I रखेंगे, और V3 जो है I इंटू R3। हाँ, रेजिस्टेंस जो है इनका यदि सेम रहता तो IR यानी पोटेंशियल भी सेम हो सकता था, बट पोटेंशियल सेम होगा इसकी गारंटी नहीं है। रेजिस्टेंस अलग अलग होगा तो पोटेंशियल अलग अलग होगा, रेजिस्टेंस सेम होगा तब पोटेंशियल सेम होगा, और उन तीनों पोटेंशियल का सम जो होगा वो हमने जो बैटरी लगा रखा है उसके बराबर आएगा, बैटरी के पोटेंशियल से। ठीक है, इतना हम लोग कर चुके थे पिछले लेक्चर में। अब जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो पहला कैरेक्टर आप देख सकते हैं, जो भी करंट यहां से निकला वो पूरा का पूरा करंट इससे भी गया है, इससे भी गया है, इससे भी गया है, इससे भी गया, सबसे गया है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हैं, करेंट, हालांकि डिफिनीशन में भी इसको हमने लिखा रखा है, करेंट थ्रू ईच रेजिस्टर विल बी सेम। ठीक है, सबसे करंट इक्वल जाएगा, और इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, जोड़िए, सबका सीधा सीधा जोड़ाता था, सबका सीधा सीधा। जैसे ये हमारा 2 ओम, ये 3 ओम और ये 4 ओम, तो 4 3 7 तो 9 ओम हो जाता था।
याद कीजिए आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 सीधा सीधा निकलता था। तो नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ भी बोला जा सकता है। नेट रेजिस्टेंस पूछ दे यानी कि तीनों को जोड़ के बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ दे यानी कि तीनों को जोड़ के बताना है, या फिर आपसे ये टोटल रेजिस्टेंस पूछ दे तो भी आपको तीनों को जोड़ के बताना है, यानी टोटल नेट इक्विवेलेंट कुछ भी पूछा जा सकता है। तो टोटल रेजिस्टेंस और इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी सम ऑफ ईच रेजिस्टेंस कनेक्टेड। टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस उतना होगा जितना सबको इंडिविजुअली जोड़ दिया जाए। विल बी सम ऑफ ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आप लिख सकते हैं, विल बी सम ऑफ ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। प्रत्येक का रेजिस्टेंस आप जोड़ दीजिए, आपको टोटल मिल जाएगा या फिर नेट मिल जाएगा या फिर उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसको पहले नोट कीजिए इतना, उसके बाद आगे और भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है देखेंगे हम लोग। मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। और तीसरा हम देखते हैं, देखिए जैसे इसमें नेट निकालना होगा, नेट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे। R1 R2 R3 R4 जितना भी लगा हो जोड़ देंगे। तो मान लीजिए देखिए हमने 2 ओम 3 ओम 4 ओम रखा है, तो सबसे ज्यादा इसमें कौन है, ये 4 ओम वाला है। यदि R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 4 3 7 2 9 ओम, 9 ओम क्या है, तो सबसे ज्यादा जो है 4 ओम उससे भी अधिक आया। समझ में आ रहा है, सीधा सीधा जोड़ेंगे। 5 रुपया 10 रुपये, मान लो 3 व्यक्ति हैं, एक के पास 100 रुपया है, एक के पास 50 रुपया है, एक के पास 200 रुपया है। तो पूछा जाएगा टोटल रुपया कितना हुआ, तो 100 रुपया 50 रुपया 150 रुपया और 200 रुपया 350 रुपया। तो जो 350 रुपया आया है सबसे अधिक किसके पास था, तो उसके पास था जिसके पास 200 रुपया था। तो 200 रुपये वाले आदमी से भी ज्यादा आ रहा है कि नहीं, सिंपल सा लॉजिक है यार। पूरा जोड़ देंगे तो सबसे ज्यादा जो है उससे भी इसमें 3 2 5 एक्स्ट्रा आ गया। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे जो ज्यादा रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा आएगा। ये बात बताने का क्या मैटर है, तो ये बात बताने का मैटर यह इसलिए है कि जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो उसमें थोड़ा उल्टा हो जाता है, जोड़ने पर कम आ जाता है, इसलिए इसको बता दिए। तो इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं, 3rd नंबर था ना, हाँ। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be more than the कौन है, ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस या फिर लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो सबसे ज्यादा से भी ज्यादा आएगा। R इक्विवेलेंट वो ग्रेटर होगा किससे, तो R मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा होगा उससे भी ज्यादा आएगा। ये सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्या पढ़े थे हम लोग, मान लो सबका सेम हो, जैसे 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम ही लगा दिए,
तो क्या होगा, तो 2 2 4 2 6, यानी कि 2 × 3 भी कर सकते हैं। यानी सेम रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर यदि आप लगा देते हैं तो एक रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस लीजिए और जितना लगा है उससे गुना कर दीजिए। याद कीजिए NR आया था पिछले लेक्चर में। सो उसको तो हमने पीछे लिखवाया भी था। इफ n नंबर ऑफ resistors having equal resistance are connected in series combination, then R equivalent equal to NR आया था हमारा। R इक्विवेलेंट जो होगा वो NR होगा, कितना लगा है और एक का कितना है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। तो ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रखा था। आज इसका हम लोग डिसएडवांटेज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एक डिसएडवांटेज है इसका। डिसएडवांटेज यह है कि देखिए, मान लो 3 4 जितना भी लगा हो सीरीज में, मान लो ये बल्ब है तीनों चारों, कोई एक खराब हो गया, मान लो कोई एक बिगड़ गया, मान लो ये बल्ब का फिलामेंट टूट गया, तो क्या होगा? करंट यहां से जा रहा था, इसी रास्ते से जाना था, अब तो यहां ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया है, तो करंट इधर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो करंट इधर नहीं जा पाएगा, यानी कि कोई एक में यंत्र में भी खराबी आ जाएगा तो पूरा का पूरा यंत्र बेकाम हो जाएगा, बिना यूजलेस हो जाएगा सब। अब बताइए, सब ठीक है, इधर करंट नहीं जा रहा है कि काम करेगा, क्योंकि सीरीज में जो है, सीरीज में क्या होता है, करंट का एक ही रास्ता होता है, और रास्ता में कहीं कट हो गया तो पूरा रास्ता अच्छा भी होगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो रास्ता से हम जा रहे थे बीच में कट, यानी आगे हम नहीं जा सकते। तो आगे कितना भी अच्छा हाईवे हो, गाड़ी जा ही नहीं सकती, तो क्या फायदा। तो वही इसका डिसएडवांटेज है, उसको भी लिखेंगे हम। पहले इसको नोट कीजिए आप लोग। हो गया? तो इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है भाई, कि यदि एक डिवाइस फेल कर गया तो भैया करंट इसमें नहीं जा पाएगा, सीज हो जाएगा, करंट विल बी सीज्ड, फ्लो ऑफ करंट विल बी स्टॉप। तो डिसएडवांटेज लिखते हैं, द मेन disadvantage of series combination is that if any one डिवाइस यानी रजिस्टर fails, then the flow of current will stop, या फिर then the current will cease, करंट सीज हो जाएगा, यानी कि करंट नहीं जा पाएगा। कोई एक फेल कर गया तो करंट का फ्लो बंद। यही इसका मेन डिसएडवांटेज है, इसीलिए घर में इसको सीरीज में नहीं जोड़ते। कोई एक बल्ब आपका फ्यूज हुआ, पूरा घर की इलेक्ट्रिसिटी गुल। तो इससे अच्छा है कि आप पैरेलल यूज कीजिए। हालांकि सीरीज में क्या होता है, कम वोल्टेज वाला भी आप बल्ब लगाइएगा तो ज्यादा ग्लो करता है। पैरेलल में क्या होता है, ज्यादा कम वोल्टेज वाला बोल रहे थे, कम वाट वाला बल्ब, जैसे 9 वाट का बल्ब आप आते हैं, CFL LED लेकर आते हैं 9 वाट का, एक आता है 36 वाट का, 40 वाट का, बहुत महंगा लोग 200 वाट का, बहुत हेवी बल्ब भी होता है। तो हेवी बल्ब है तो ज्यादा लाइट देता है, तो ज्यादा लाइट वो पैरेलल में देता है,
यदि तुम चाहते हो कि सीरीज में ज्यादा लाइट आए हमारे पास, तो सीरीज में तुमको कम वाट वाला बल्ब लगाना पड़ता है। तो कम वाट वाला 9 वाट वाला जो बल्ब होगा वो 40 वाट वाले को फेल कर देगा, यदि कनेक्शन सीरीज में होगा तब। बट सीरीज हम लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि अभी एक फ्यूज हो गया तो पूरा गुल। अब ढूंढते रहिए, मान लीजिए बहुत सारा डिवाइस लगा, अब ढूंढिए कौन सा खराब हुआ है, ये भी पता नहीं चल पाएगा। एक आपका बल्ब फ्यूज हो गया, एलईडी बल्ब कुछ दिखाई उखाई देता नहीं है, तो पूरा का पूरा लाइट ही खत्म, टीवी टेलीविजन पंखा उंखा सब खत्म। अब पता लगाइए कि पंखा बिगड़ा है कि टीवी बिगड़ा है कि बल्ब बिगड़ा है कि कूलर बिगड़ा है, क्या खराबी आया है कि सर्किट में लाइट नहीं आ रहा है, यानी लाइन नहीं आ रहा है, करंट नहीं जा पा रहा है। तो पता लगाना भी मुश्किल काम हो जाएगा, एक एक को निकाल के अलग सर्किट में चेक करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा पैरेलल होता है, पैरेलल में एक भी खराब होता है तो बाकी सब चलते रहता है, पता चल जाता है कौन खराब है। ये हमारा फायदामंद है, पता भी चल गया कौन खराब है, और उसके खराब होने से दूसरे पर प्रभाव भी नहीं पड़ता है, यह भी फायदा है उसमें पैरेलल में। तो ठीक है, इसके बाद पैरेलल देखते हैं, इसको नोट कीजिए आप, लास्ट में डिसएडवांटेज जो है इसका। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे। चलिए मिटा दे इसको। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग देखने वाले हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा कि सीरीज में क्या होता था, करंट सब रेजिस्टर से इक्वल जाता था। तो कुछ सोच सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, पैरेलल में क्या होगा, करंट सबसे इक्वल नहीं जाएगा। हाँ, इक्वल हो सकता है, जैसे उसमें पोटेंशियल हो सकता था सेम, तो उसमें पोटेंशियल सब में बराबर नहीं होता था, तो इसमें पोटेंशियल सब में बराबर होगा। करंट सब अलग अलग होगा, बराबर हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सच अ वे दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल बी सेम। इस प्रकार से आप जोड़िए कि सबका पोटेंशियल सेम हो। ये हमारा एक रेजिस्टेंस, ये हमारा दूसरा, और ये हमारा हो गया तीसरा रेजिस्टेंस। तो तीनों को इस प्रकार जोड़ना है कि रेजिस्टेंस जो है, पोटेंशियल जो है सबका सेम आ जाए। तो जैसे ही इसको जोड़ेंगे, देखिए ये V और ये 0 हाई पोटेंशियल से जुड़ा है, ये भी हाई से जुड़ा हुआ है V, ये भी हाई से और ये भी हाई से, और ये इसका माइनस वाले से यानी निगेटिव वाले से, निगेटिव टर्मिनल 0 से 0 से 0 से। तो यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस V आ रहा है, V माइनस 0 V, ठीक है। यहाँ का भी V माइनस 0 V, और यहाँ का भी V माइनस 0 V ही आएगा। तो सबका पोटेंशियल सेम हो जाता है। देखिए V से जुड़ा हुआ है तो इसका V हो जाएगा इधर, और 0 से जुड़ा है तो 0 V माइनस 0 V, जैसे V माइनस 0 यहाँ V आता था, ठीक उसी प्रकार ये भी सब जुड़े हैं, तो सबका पोटेंशियल इसमें सेम होने वाला है, ठीक है। हाँ, करंट का देख सकते हैं, ये हमारा R1 R2 और ये R3 हो गया। करंट I जो निकला I, ये I के पास देखिए यहाँ से 3 रास्ता है जाने का, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, 3 रास्ते हैं। तो बताइए किधर से जाएगा, तीनों ओर से जाएगा। कुछ जो भी करंट मान लो 5 एम्पियर 10 एम्पियर जो भी था वो 3 भागों में बट जाएगा। मान लो इधर से तुम्हारा गया I1 करंट, और इधर से गया I2 करंट, और इधर से गया I3 करंट। I1 करंट इधर पार होके आया I1 करंट, इधर I2 पार करके आया I2 करंट, और ये I3 इधर से आया I3 करंट, और तीनों मिलके फिर इधर से निकल जाएंगे I बन जाएंगे। यानी कि इसमें जो करंट हमारा प्रोड्यूसर था वो 3 भागों में बट जा रहा है। यानी कि जो हमारा I है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। जो भी करंट यहां से प्रोड्यूस हो रहा है, निकल रहा है, वो 3 भागों में बट जा रहा है। यानी कि इन तीनों करंट को जोड़ दिया जाएगा तो पूरा करंट आ जाएगा हमारा। यही लॉजिक है, यही से हम R इक्विवेलेंट निकालने वाले हैं।
तो देखना है सीरीज में क्या होता था, पोटेंशियल अलग अलग होता था, तीनों पोटेंशियल को आप जोड़ दीजिए तो बैटरी का पोटेंशियल आ जाता था, वहां से हमने आर इक्विवेलेंट निकाला, डायरेक्ट सीधा सीधा जुड़ जाता था। यहाँ जो है करंट अलग अलग आ रहा है, तो तीनों चारों करंट जितना भी रेजिस्टेंस है करंट को जोड़ देंगे तो करंट हमारा इक्वल आ जाएगा जितना बैटरी दे रहा था। यहाँ करंट अलग अलग होता है, तो लिखेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखेंगे, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा हर एक रेजिस्टेंस का सेम होना चाहिए, तब वो पैरेलल कहलाएंगे। ठीक है, ए combination of two or more resistors are a combination of two or more resistors is called parallel combination। parallel combination if potential drop across each resistor is same। यदि पोटेंशियल ड्रॉप जो है सबका विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम आए तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं करंट की, तो करंट इसमें अलग अलग हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। हाँ, तीनों को जोड़ने पर उतना करंट आएगा जितना बैटरी का होता है। इक्वल कब हो जाएगा भाई, तो इक्वल तब होगा, देखिए पोटेंशियल सेम है तो V इक्वल टू आई आर होता है, हमको पता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, V अपन R इक्वल टू करंट होता है। अब पोटेंशियल सबका सेम है, ठीक है, यदि रेजिस्टेंस भी सबका सेम, पोटेंशियल सबका सेम है, रेजिस्टेंस भी सबका बराबर आ जाए तो सबके अंदर जाने वाला करंट भी बराबर आ जाएगा। तो करंट सेम हो सकता है, गारंटी नहीं है कि होगा। तो इसमें एक लाइन और लिखिएगा, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स में सेम और मे नॉट। सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है रेजिस्टेंस आपने इक्वल लगाया है या अनइक्वल लगाया है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो ये डिफिनीशन इसका नोट कीजिए और इसका एक करंट के बारे में क्या इसका इरादा है वो भी लिखिए। करंट सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले नोट कीजिए इसको, हो गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहने का अर्थ है कि ऐसा रेजिस्टेंस आप लाइए कि इन तीनों को ना यूज करना पड़े, वो अकेला ही इन तीनों का काम कर जाए। कोई एक रेजिस्टेंस ऐसा लाइए जो इन तीनों के बराबर अकेले काम कर जाए, यानी तीन बल्ब मत लगाइए, कुछ ऐसा बल्ब लगाइए जो तीनों के बराबर हो जाए, वैसा बल्ब लगा दीजिए। काहे के लिए तीन बल्ब लगाइएगा, तीन स्विच लगाइएगा, इतना खर्चा कीजिएगा। आप एक ही बल्ब लगाइए, एक ही होल्डर लगेगा, एक ही स्विच लगेगा, हाँ, तार भी कम लगेगा। तो कुछ ऐसा व्यवस्था लगाइए। तो हमको वैसा व्यवस्था लगाने के लिए क्या करेंगे, जितना लोड अभी इसके ऊपर है उतना ही लोड रहना चाहिए। तो ठीक है, मान लेते हैं उस रेजिस्टेंस का वैल्यू है, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसी चीज को हमने बैटरी का पोटेंशियल भी और
करंट हमारा आई जा रहा था, तो मान लेते हैं इन तीनों के जगह हमने जो रेजिस्टेंस यूज किया है वो ये है, और इसका हम नाम दे देते हैं आर इक्विवेलेंट। बुक में इसको आरपी भी मिलेगा, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी। और सीरीज में यदि इक्विवेलेंट निकालने को बोल दिया जाए तो उसमें आरएस मिलेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आरपी और आरएस क्या है। तो आर इक्विवेलेंट इतना आ गया। अब बताइए कि इसका करंट कितना होगा। तो हमको पता है V इक्वल टू आई आर, तो करंट इक्वल टू V बटा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। पोटेंशियल अपन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हमने आर इक्विवेलेंट निकाला है। ठीक, तो इस इक्वेशन में अब हम आएंगे, वहां से हम यहां आएंगे कि देखिए करंट जो है वो कितना है, V अपन आर इक्विवेलेंट। ये करंट टोटल जो आया था वो कितना है, V अपन आर इक्विवेलेंट। और ये कितना होगा, तो सब करंट के जोड़ के बराबर होगा। सब करंट जोड़ दीजिए, उसके बराबर आएगा। तो सारे करंट को जोड़ा जाए थोड़ा, I1 कितना हो जाएगा भाई, तो आई V अपन आर इक्विवेलेंट, तो I1 कितना होगा, V अपन R1, क्या होगा V, यहां V लगा है तो I1 कितना होगा, V अपन R1, पोटेंशियल अपन रेजिस्टेंस। उसी प्रकार I2 कितना होगा, तो V अपन R2, V तो सबका सेम है, रेजिस्टेंस ना अलग अलग है, V अपन R3। यहां से V अपन R इक्विवेलेंट इक्वल टू, देखो सबके ऊपर V है, कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। यहां से V कैंसिल हो जाएगा, 1 अपन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2। ये एक और है, प्लस 1 अपन R3। तो जितना भी लगा हो, यदि चाहते हैं आप उसका R इक्विवेलेंट निकालिए तो R इक्विवेलेंट का 1 अपन R इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, और 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3, जितना भी रेजिस्टेंस है उस सबका रेसिप्रोकल करके आप जोड़ दीजिए, तो आपको R इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं R इक्विवेलेंट। हम लोग अभी प्रॉब्लम भी करेंगे इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इतना होता है। अब एक हम एजम्पशन लेंगे, क्या लेंगे, एजम्पशन। एजम्पशन क्या हम कर सकते हैं वैसा, यदि तीनों रेजिस्टेंस सेम हो तो क्या होगा, तो इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम उधर लिखाएंगे, उसको नोट कीजिएगा। हो गया, पूरा नोट कीजिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो इफ ये तीनों रेजिस्टेंस जो हमने लगाया है इक्वल होता, इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू कुछ वैल्यू होता R, तो क्या होता, तो R1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R होता, तीनों बराबर होता, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू R का एलसीएम हो जाएगा R से R एक बार में ऊपर एक से गुना होगा, एक, यानी 1 बाई R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 3 अपन R। ठीक है, यहां से हम करेंगे डायरेक्ट, दोनों तरफ पलट दीजिए, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से समझ सकते हैं तो उसी का यूज किया जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां किया जाए तो R इक्विवेलेंट उधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और R इधर 1 से, तो R इंटू 1 R, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट उधर 3 से 3 R इक्विवेलेंट। हमको तो R इक्विवेलेंट चाहिए तो 3 को इधर बुला लेंगे, यानी R अपन 3 इक्वल टू R इक्विवेलेंट, यानी R इक्विवेलेंट जो आया वो R अपन 3 आया। तो तीनों बराबर हैं, तो एक का रेजिस्टेंस देखिए उसको 3 से भाग दे दीजिए। अब देखिए सीरीज में क्या होता था, एक का रेजिस्टेंस देखिए और जितना लगा है उससे गुना कर दीजिए, सब इक्वल होते थे। तो पैरेलल में क्या हुआ, एक का रेजिस्टेंस देखिए उतना से भाग दे दीजिए जितना लगा है, कब, जब सब बराबर होंगे। तो
तो ये अंतर आ जाता है उसमें और इसमें। तो R इक्विवेलेंट R/3 है, 3 गो बराबर बराबर लगे रहते। यदि 4 गो लगे रहते बराबर बराबर तो R/4 आता। यदि 5 लगे होते तो R/5 आता, यानी कि n लगे होंगे तो R/n हो जाएगा। यहां से जनरल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए इसको भी। If n number of resistors having equal resistance are connected in parallel combination, ठीक है ना, पैरेलल combination, then R equivalent equal to R/n, ठीक है, R/n। ये सब कैरेक्टरिस्टिक ही है, कैरेक्टरिस्टिक के रूप में आप लिख सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक है ये भी। अब जरा एक एग्जांपल लेके देखा जाए। R इक्विवेलेंट वाला एग्जांपल, ठीक है। R इक्विवेलेंट निकाला, जैसे पिछला हमने लिया था 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम, यही ना लिया हुआ था। तो इसमें देखते हैं R इक्विवेलेंट, जैसे उसमें क्या होता था, सबसे अधिक वाला से भी अधिक आता था। इसमें देखते हैं क्या आता है। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 हो जाएगा। सबका 1 लिख लेंगे। यहां से 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 4, 3, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 होगा। एलसीएम निकालने का शॉर्टकट तरीका पता है ना, सबसे बड़ा वाला को पकड़ो और इस से 2 से 4 कट जाएगा, 3 से नहीं, 4 दूनी 8, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं, 4 3 12, 3 से कट जाएगा 2 से, यानी 12 एलसीएम आएगा। तो 2 से 12 6 बार में 6 × 1 6, 3 से 12 4 बार में 4 × 1 4, 4 से 12 3 बार में 3 × 1 3, तो यहां से 6 4 10 3 13/12 आया, ठीक है। तो 13/12 आया 1/R इक्विवेलेंट। तेरह बट्टे 12 आया, 1/R इक्विवेलेंट आया 13/12। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 13 में देखो 12 गुना 1 12 और 13 गुना R इक्विवेलेंट 13 R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट निकालना हो तो 12/13 R इक्विवेलेंट। अब देख लो R इक्विवेलेंट कितना है, 12 को 13 से भाग दीजिए, 12 को 13 से भाग दीजिए। 13 होता तो एक बार में कटता, 13 से भी कम, यानी 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो तुम देख सकते हो सबसे छोटा कौन है, 2, सबसे छोटा 2 ओम लगा हुआ था और तुम्हारा आएगा R इक्विवेलेंट 0 पॉइंट समथिंग, वो 2 से भी छोटा आया। तो इसीलिए हम उस टर्म को वहां डिस्कस कर रहे थे। इसमें क्या होगा कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो सबसे कम रेजिस्टेंस है उससे भी कम आता है इसका कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट। जो नेट रेजिस्टेंस निकालिएगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालिएगा आप, तो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आता है। आप देख सकते हैं आ गया। आप कोई भी एग्जांपल लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का, सबसे छोटा वाला से छोटा वाला छोटा आंसर आता है। तो इस टर्म, इस चीज को आप लिख सकते हैं।
द नेट रेजिस्टेंस या फिर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be lower than the lowest resistance in the combination। जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो लोअर आएगा, छोटा आएगा, किससे? द लोवेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में जब से जो सबसे कम है उससे भी लो आएगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या है? प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है चीजें। और इसका डिसएडवांटेज आप यही है कि आप जितना ज्यादा हाई वाट वाला बल्ब लगाएंगे, हाई पावर वाला बल्ब लगाएंगे, हाई पावर वाला ऊर्जा एनर्जी लगाएंगे, उतना ज्यादा ऊर्जा बर्बाद होगा। उसमें क्या होता है, कम वाट में ज्यादा ऊर्जा बर्बाद होता था। देखो, कम वाट में ज्यादा आपको ये मिलता था, इंटेंसिटी मिलता था, चमक मिलता था। कमजोर बल्ब लगाइएगा 20 वाट का, 15 वाट का, 10 वाट का, ज्यादा चमकेगा। 40 वाट 50 वाट ज्यादा वाट का लगेगा कि अच्छा लगेगा, तो वो कम चमकेगा सीरीज में। बट पैरेलल में उल्टा होता था, जितना ज्यादा वाट का लगाएगा उतना ज्यादा आपको लाइट मिलेगा। ये इसका है। और कोई एक डिवाइस इसमें खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। करंट का यहाँ 3 रास्ता था, एक रास्ता बंद है, 2 रास्ता इधर चलेगा, ये दोनों काम करेंगे और इससे पता भी चल जाएगा कि ये वाला खराब हुआ है। ठीक है ना, ये काम करना बंद कर देगा, बाकी सब काम कर रहे हैं, एक काम नहीं कर रहा, तो पता चल जाएगा कौन काम नहीं कर रहा है। उसमें क्या होता था, एक काम करना बंद किया, सब बंद कर दिया। अब बताओ कौन काम करना बंद कर दिया? गड़बड़ हो जाता था। इसमें क्या है, एक काम करना बंद कर दिया तो बाकी सब काम कर रहे हैं, तो पता चल जाता है कि कौन काम करना बंद किया है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा बल्ब, पंखा, टीवी जो भी खराब होता है, पता चल जाता है किस रूम का बल्ब खराब हुआ है, कहाँ का पंखा खराब हुआ है। लेकिन सीरीज में नहीं पता चलेगा, एक खराब तो सब खराब। सब खराब नहीं मतलब सब काम करना बंद कर देते हैं। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर का, हमने देख लिया। इसके ऊपर अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, रेजिस्टेंस के ऊपर, कॉम्बिनेशन के ऊपर भी, और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के ऊपर भी। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। हो गया। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। और सुनिए, 4 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा सीबीएसई का। नया डेट आ चुका है। हम थोड़ा वीडियो थोड़ा लेट व्यस्त थे, बिजी थे, तो हम नहीं बना पा रहे थे, तो इसलिए हम लेट कर दिए बनाने में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका मई में होगा, आपके पास टाइम थोड़ा बढ़ गया है, तो आप बढ़िया से, टाइम बढ़ गया है इसका मतलब ये नहीं कि रिलैक्स हो जाना है। टाइम बढ़ गया है तो उस टाइम को यूटिलाइज करना है पूरा, एकदम जी जान लगा के। अब क्या था, तुम्हारे पास डर था कि भैया इतना दिन टाइम बचा है, सर इतना दिन टाइम बचा है, कैसे होगा कैसे होगा। थोड़ा और समय मिल जाता तो हम कर लेते। अब देखो तुमको पूरा 1 महीना समय मिल गया। 1 महीना, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, 2 महीना समय तुमको दिया गया है। 2 महीना में तो क्या नहीं हो सकता है। 2 महीना में तो क्लास 12 की तैयारी हो सकती है, ये तो 10th की है। तो तुमको बहुत अच्छा चांस मिला हुआ है, समय बढ़ा दिया गया है। तुम सोच रहे थे कि काश समय बढ़ जाए, तो वो बढ़ गया है। अब तुमको जी जान लगा के पूरा मेहनत करके अपना तैयारी करना है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाना है, जिसके लिए तुमको पढ़ना होगा। बिना पढ़े कुछ भी संभव नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।